हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी में। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ ये है इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उसमें आपकी इंडियन एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करता है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स के आंकड़े वगैरह आपके पढ़ते हैं, स्टैट्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जो भी आपके योगदान आपका रहता है इकोनॉमी में, उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारी जो रिलायंस है वो प्राइमरी सेक्टर में कम हुई है। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जिसमें एक बड़ा पार्ट किसका आता है? एग्रीकल्चर का आता है। और हमारी जो आपकी रिलायंस है वो टर्शियरी सेक्टर में धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि हमारी इकोनॉमी से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कहाँ से आता है? टर्शियरी सेक्टर से आता है। लेकिन एक टाइम पीरियड था बच्चों जब एग्रीकल्चर सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया करता था किसमें? आपकी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। और आज भी अगर आप देखें तो हमारी जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल है, अराउंड 51% ऑफ पीपल इन इंडिया आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टिल टुडे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 51% जो आपकी वर्क फोर्स है वो आज भी किसमें लगी है? आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में अगर देखें और इन टर्म्स ऑफ हम किसके बारे में बात करें? एग्रीगेबल लैंड की हम बात करें। इफ वी स्पीक अबाउट एग्रीगेबल लैंड, तो एग्रीगेबल जो लैंड है उसमें हमारा जो रैंक है वो कितना? आपका थर्ड रैंक है। ठीक है। एग्रीगेबल जो लैंड है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमारा जो रैंक है वो कौन सा रैंक है? आपका थर्ड रैंक है। यानी कि सबसे ज्यादा एग्रीगेबल लैंड कहां पर है? आपका चाइना में है। उसके बाद कहां पर है? आपका अमेरिका में है। और अमेरिका के बाद थर्ड नंबर किसका आता है? इंडिया का आता है। तो हम एक इमेंसली लार्ज कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेबल लैंड। इसके अलावा हम देखें कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं जो सबसे ज्यादा फर्टाइल आपका लैंड है। हमने पढ़ा था कि गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं हर साल कई टन जो है एलुवियम लेकर आपकी आती हैं, जिससे फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है। तो अगर हम इंडिया में अगर हम देखें सो इंडिया में वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है, वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया में एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट होती है किसकी? आपकी एग्रीकल्चर के लिए। हमारा इंडिया काफी बड़ा आपका लैंड है, इंडिया काफी बड़ा आपका कंट्री है, और इस कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए आइडियल सिचुएशन से क्या करते हैं? आपके पैदा करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें इरिगेशन भी है हमारे यहाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है हमारे यहाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, मशीनरीज का इस्तेमाल हम करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये जो है इन सभी ने इन बीते कुछ सालों में हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर यील्ड को क्या क्या है आपका बढ़ा दिया है काफी हद तक। ठीक है। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर क्या है, तो सबसे पहला फीचर है सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है बच्चों जहां किसान सिर्फ अपने लिए खेती करता है। ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ किसान है वो बस अपने लिए खेती करते हैं, वो किसी और के लिए आपका फसलें उगाते नहीं है। उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है कि किसी और के लिए, लैंड होल्डिंग इतना बड़ा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो फसल वगैरह आपका उगा सके। सो वो सिर्फ अपने लिए क्या करते हैं? आपका एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो जो आपका जैसे जैसे हमारे यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एग्रीकल्चर पर क्या होता जाएगा? आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर एग्रीकल्चर पर प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? आप ये देखें काफी समय से इस चीज को देखा जा रहा है कि इंडिया को अपनी कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस होने के बावजूद भी उस प्रोड्यूस का इंपोर्ट करना पड़ता है। लेट्स से बच्चों प्याज, हमारे यहाँ प्याज काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा उसका प्रोडक्शन आपका होता है, पर लेकिन क्या है बच्चों, प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा है ना। और कभी ना कभी हम ये देखते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इस डिमांड से सप्लाई को मैच नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें प्याज का या इस तरह के और भी किसी प्रोड्यूस का इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये सब क्यों हो रहा है बच्चों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रोड्यूस इतना ज्यादा नहीं है कि वो उस डिमांड से सप्लाई को मैच करा सके। ठीक है। उसके बाद मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। भले ही हम ये देखें कि लगभग 40 साल हो गए बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1969 में। उसके बाद बच्चों लगभग 40 साल का टाइम पीरियड हो चुका है, 40 साल से भी ऊपर का टाइम पीरियड हो चुका है। अभी भी आप देखो बच्चों, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फुली मैकेनाइज्ड नहीं है। आज भी हमें
मैनुअल लेबर के थ्रू ही बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर मैकेनाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, यील्ड आपका बढ़ जाएगा। यील्ड जब आपका बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपका ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जो डिमांड एंड सप्लाई की बात अभी हमने की वो प्रॉपरली मैच भी होती रहेगी। ठीक है, उसका देखें द प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स। देखिए जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें ज्यादातर जो खेती की जाती है वो फूड क्रॉप्स की जाती है। पहली बात तो है कि भाई डिमांड और से सप्लाई को मैच करना है। ठीक है, डिमांड काफी ज्यादा है, जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है, आपकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं इंडिया में वो डोमिनेटली कौन सी हैं, आपकी फूड क्रॉप से उगाई जाती है। जैसे वीट हो गया, आपका पैडी आपका हो गया, ज्वार आपका हो गया। जबकि और भी बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, मैं बात कर रहा हूं कैश क्रॉप्स की, जिससे किसानों का जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सकता है। बट किसान डोमिनेटली कौन सी फसलें आपका उगाते हैं, ऐसी फसलें उगाते हैं, मतलब क्रॉप्स फसलें ही ज्यादा आपका उगाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर सब्सिडेंस फार्मिंग होता है। सब्सिडेंस फार्मिंग में किसान अपने लिए खेती करता है और अपने लिए खेती करने में वो वही फसलें उगाता है जिनको वो खाता है। ठीक है, उसके बाद है सीजनल पैटर्न। हमारे यहाँ जो इंडिया है इसमें बहुत सारे सीजनल पैटर्न देखने को मिलते हैं। मेनली 3 सीजन देखने को मिलते हैं इंडिया में, रबी का सीजन, खरीफ का सीजन और जायद का सीजन। रबी का सीजन होता है सर्दियों में, वीट जो है इस सीजन का इंपॉर्टेंट क्रॉप है। खरीफ का सीजन होता है गर्मियों में, पैडी या राइस इस सीजन का इंपॉर्टेंट फसल है। और तीसरा सीजन है जायद, जो पीरियड रहता है किसमें, रबी और खरीफ के बीच का जो पीरियड रहता है उसको जायद कहते हैं। और जायद में ज्यादातर आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल फोडर है, इन सबको ही आपका बोया जाता है। ठीक है, तो सीजनल या सीजन के अकॉर्डिंगली कितने आपके सीजन के अकॉर्डिंग सीजनल पैटर्न कितने इंडिया में, 3 है, रबी, खरीफ और जायद का सीजन। ठीक है, उसके बाद अगला फीचर क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का, कि भाई मॉनसून डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको गैम्बल ऑफ मॉनसून कहते हैं। जिस साल मॉनसून अच्छा होता है उस साल क्या होता है, आपका प्रोडक्शन भी आपका अच्छा होता है। जिस साल मॉनसून ठीक से नहीं आता है उस साल भी क्या होता है, आपका प्रोडक्शन काफी लो होता है। उसका देखें हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। तो काफी ज्यादा डाइवर्स क्लाइमेट होने की वजह से हमें यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ क्रॉप्स की काफी सारी वैरायटीज आपकी उगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट आपके हैं, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल आपके यहाँ है। तो विश्व पूरे के पूरे विश्व में जहां पर भी जो भी फसल उगती है किसी भी कंट्री में, वो सारी फसलें हमारे इंडिया में आपकी उगती हैं। कारण सॉइल कंटेंट, कारण क्लाइमेट, कारण सीजन्स। ठीक है, सो हम ये देखें हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए क्या है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, उसका देखें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आपका सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें किसान सिर्फ अपने लिए खेती करता है, अपनी फैमिली की नीड्स के लिए खेती करता है। उसके बाद है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जहां पे किसान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर करता है, एग्रीकल्चर करता है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव छोटे स्तर पे, एक्सटेंसिव बड़े स्तर पे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहां पे आपके क्रॉप्स को ना पैदा करके प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे आपकी टी लीव्स आपकी हो गई, कॉफी आपका हो गया, रबर आपका हो गया, इनकी खेती क्या कहलवाती है, आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाती है। क्रॉप रोटेशन फार्मिंग, यानी कि एक साल में क्रॉप को रोटेट कर करके क्या करना, आपका फार्मिंग करना। कमर्शियल एग्रीकल्चर, जहां आप खेती करते हो किस लिए, फसल को बेचने के लिए। ठीक है, जहां पर खेती होगी लार्ज स्केल पर होगी, बहुत ज्यादा एरिया में एक फसल को बोया जाएगा और बाद में उस फसल को बेच दिया जाएगा। ज्यादातर कमर्शियल जो एग्रीकल्चर होता है वो सिर्फ कैश क्रॉप्स के लिए किया जाता है, क्योंकि कैश क्रॉप से बहुत जल्दी पैसा मिलता है। उसके बाद टेरेस फार्मिंग है। टेरेस एग्रीकल्चर जो है ये पर्वतीय जो माउंटेनियस रीजन आपका रहता है, तो माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं उस पर क्या किया जाता है, आपका टेरेस एग्रीकल्चर किया जाता है। वेट एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जैसे तराई का रीजन आपका हो गया, जो आपका वेट ड्राई आपके लैंड्स हो गए, जैसे आपके राजस्थान का रीजन आपका हो गया, इसका जो एग्रीकल्चर है उसको वेट एंड ड्राई कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों भले वर्ल्ड के लिए नया है, लेकिन इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। हम आज भी देखें अपने गांव में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम जो अपना जो मैन्योर है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं, हम ऑर्गेनिक सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग इस प्रकार की फार्मिंग होती है बच्चों जिसको बहुत सारे लोग या एक गांव या किसी एक एरिया के लोग मिलजुल कर करते हैं। ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। आइए देखते हैं सब्सिडेंस एग्रीकल्चर के। आज सब्सिडेंस फार्मिंग की मैंने बात की, तो सब्सिडेंस फार्मिंग ऐसा फार्मिंग है जिसमें किसान या उसका परिवार केवल अपने लिए ही अनाज आपका बोता है। ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं, किसी को बेचने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है? आपका अनाज वगैरह आपका बोता है। तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद देखें बच्चों, अगला जो फार्मिंग है इसको हमने कहा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग फार्मिंग हमने कहा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ज्यादातर जो है ये उन रीजन्स में किया जाता है जहां पर लैंड जो है वो जंगल वगैरह में है। ठीक है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि एक जगह को काटा जंगल में, ठीक है, जंगल में एक जगह पे पेड़ काटे, उनको जलाया, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक जगह को काट कर जलाया जा रहा है, वहां पे पेड़ वगैरह आपके साफ किए जा रहे हैं। ये पेड़ वगैरह साफ करके क्या किया जाएगा बच्चों? यहाँ पर एग्रीगेबल लैंड एक्वायर की जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी। जब तक इस सॉइल की फर्टिलिटी है तब तक यहाँ पर खेती होगी। उसके बाद किसी और जगह जाकर इसी तरह जंगल को जलाया जाएगा, काटा जाएगा और नई एग्रीगेबल लैंड एक्वायर की जाएगी। ठीक है, सो शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर पैटर्न है इसको आप देखें एशिया में बड़ी मात्रा में होता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो देखो राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो आपका रीजन है वहां पर भी आपके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपका किया जाता है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? पेड़ों को काटकर एग्रीगेबल लैंड एक्वायर करो और फिर क्या करो? उस एग्रीगेबल लैंड पे करो कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, सो आप ये देखें बड़े बड़े एरियाज में कल्टीवेशन का यूज किया जाता है। जब बड़े पैच ऑफ लैंड में कल्टीवेशन का यूज किया जाता है तो उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग रिकॉर्ड्स हाई प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड एन एग्जांपल। ठीक है, एक्सटेंसिव में क्या होगा? बड़े एरियाज में फार्मिंग की जाएगी और इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग आपकी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका कमर्शियल फार्मिंग। देखो कमर्शियल फार्मिंग जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल फार्मिंग वो प्रैक्टिस है जिसमें अनाज बोया जाता है या कोई फसल बोई जाती है उसको बेचने के पर्पज से। जैसे आपका शुगर केन हो गया, है ना, क्या हो गया आपका? शुगर केन हो गया। अब शुगर केन को आप खाओगे तो नहीं, वो फूड तो नहीं है, सीरियल तो नहीं है, क्रॉप तो नहीं है, वो क्या है? कैश क्रॉप है। और आपने इसको क्यों बोया? क्योंकि आप इसको कंज्यूम करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन शुगर केन एक कंज्यूमेबल क्रॉप नहीं है, ये क्रॉप नहीं है, ये गेहूं नहीं है, अनाज नहीं है। तो इसलिए आपने इसको क्यों बोया? ताकि आप इसको बेच सको, कमर्शियल यूज के लिए आप बोया, यानी कि जिसका कुछ सामान बनता हो फैक्ट्री में जाकर। ऐसी फार्मिंग के लिए, ऐसी फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग आप कहते हैं। भारत में अगर आप देखें, देखो राइस हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन जूस हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे के सारे क्या है आपके कमर्शियल फार्मिंग के क्या है आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कमर्शियल फार्मिंग के अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, कर्नाटका आपका हो गया। इन एरियाज में क्या की जाती है? आपके कमर्शियल फार्मिंग बड़े स्तर पे की जाती है। ध्यान रखना कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है? कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कि जहां पर आप अनाज बोएंगे, फसल बोएंगे, कैश क्रॉप बोएंगे मेनली, और किस मोटिव से? कि आपने इस फसल को बेचना है, बेचकर क्या करना है? आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में टी, कॉफी, रबड़, बनाना, स्पाइसेस, ये सारे के सारे क्रॉप्स आपके आते हैं। यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग में भी कोई भी स्टेपल क्रॉप या फूड क्रॉप आपका नहीं बोया जाएगा, ऐसे ही क्रॉप्स बोए जाएंगे जिनका क्या लगता है? बागान बगीचा लगता है। जैसे एग्जांपल आप देखें कि ये आंटी जो है ये चाय के बागानों से टी लीव्स को प्लग कर रही हैं, तो टी की जो प्लांटिंग होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्लांटेशन फार्मिंग कहलाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी क्या है? आपके कैश क्रॉप्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आपके क्या करते हैं? बोए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? उसका देखें मिक्स फार्मिंग, एक और प्रैक्टिस है आपके मिक्स फार्मिंग। तो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्रॉप खड़ी है और यहाँ पे देखो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स। तो मिक्स फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें किसान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करता है और एनिमल हस्बेंड्री भी करता है, खेती-बाड़ी भी करता है और पशु भी पालता है। पशु किस लिए पालेगा? दूध बेचने के लिए, मांस बेचने के लिए, मीट बेचने के लिए, मिल्क बेचने के लिए या वूल बेचने के लिए, वो आपके एनिमल हस्बेंड्री भी आपका करता है। ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं बच्चों? मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जो बच्चों कहाँ की जाती है?
पहाड़ियों की स्लोप्स पर। देखो ये स्लोप्स में क्या बनाए गए हैं, आपके स्लोप्स को काट काट कर क्या बनाया गया है, आपका खेत आपके बनाए गए हैं। ऐसी फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड अगर रीजन आपका हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी के सभी स्टेट्स में टेरेस फार्मिंग हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है बच्चों रेंचिंग फार्मिंग। देखो रेंचिंग फार्मिंग एक ऐसा फार्म है जहां पर आप खेती बाड़ी नहीं करते हो, क्योंकि आपकी जमीन या तो कल्टीवेबल नहीं है, उसमें सिर्फ घास पैदा होता है। तो ऐसी जगहों पर आप क्या करते हो, बड़े बड़े रेंच बनाए जाते हैं बच्चों, जहां पर केवल कैटल आपके पाले जाते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस जो है ज्यादा आपकी बाहर आपकी की जाती है, जैसे यूएसए आपका हो गया, अर्जेंटीना आपका हो गया। यूएसए में प्रेरीज घास के मैदान है, प्रेरीज घास के मैदानों में रेंचिंग फार्मिंग आपकी की जाती है। इसी तरह आपका अर्जेंटीना में पंपास जो घास के मैदान है, उसमें रेंचिंग फार्मिंग आपकी की जाती है। रेंचिंग फार्मिंग का मतलब क्या है, एक रेंच बनाएंगे, उसमें बहुत सारे जानवरों को पालेंगे, खेती बाड़ी कुछ नहीं करेंगे। जानवरों को ही क्यों पालेंगे, क्योंकि जानवरों के प्रोडक्ट्स को ही बेचना है। प्रोडक्ट फोकस क्या रहता है यहाँ पे, रेंचिंग फार्मिंग से क्या मिलता है, आपका एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आपका मीट हो गया, मीट के बाद आपका हो गया स्किन हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, वूल आपका हो गया। ये सारे के सारे किसके प्रोडक्ट हैं, आपके रेंचिंग फार्मिंग के प्रोडक्ट माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो आप ये देखें, ये बहुत सुंदर आपका चित्र है, ठीक है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे किसान, जैसे ये एक गांव का फोटो मैंने जानबूझ के आपके सामने रखा है ताकि आप समझ सकें। मैं एग्जांपल की तरह इसको प्रेजेंट करता हूं कि मान लीजिए कोई भी एक रीजन किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए फेमस है। लेट्स से कि उत्तराखंड का एक रीजन में टमाटर बहुत ज्यादा होते हैं। सो वहां पर सारे के सारे गांव वाले मिलकर क्या करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो जब बहुत सारे गांव वाले या एक गांव की बहुत सारी सोसाइटीज मिलकर एक ही पर्टिकुलर चीज की खेती करती है तो उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होगा, मान लीजिए एक गांव में 5 घर हैं, तो एक घर बीज लेकर आएगा, एक घर के पास ट्रैक्टर है तो वो खेत तैयार करेगा, दूसरा घर मैनुअल लेबर आपका लेकर आएगा, चौथा घर उसको इरिगेट करेगा। तो इसको एक ही गांव के अंदर जो आप देखो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज मिलकर एक प्रोड्यूस का फार्मिंग कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। देखो बहुत सुंदर नजारा है, आप देखो ये गोभी है, ये यहाँ पे पालक है, ठीक है, ये आपके टमाटर आपको है, ये आपको अदरक नजर आता है। तो देखो आप एक ही उसमें आप कह सकते हो सर ये तो बिल्कुल अलग अलग है। एक्चुअल में ये सब क्या है, आपकी वेजिटेबल्स है। तो वेजिटेबल की फार्मिंग हो रही है इस छोटे से गांव में, और ये सारी की सारी फार्मिंग जो है पूरा का पूरा गांव मिलकर आपका करता है, ठीक है। साथ में देखो गेहूं की फसल भी आपकी खड़ी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, जहां पर पूरा गांव मिलकर एक किसी पर्टिकुलर चीज क्या करता है, आपका फार्मिंग करता है। न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है बच्चों, कुछ एग्रीकल्चर के नए तरीके आपके आए हैं। जैसे तरीका आपके सामने है, यह है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स वो तरीका है बच्चों जिसमें न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन से क्या किए जाते हैं, पेड़ पैदा करते हैं। आप देखें कि इस हाइड्रोपोनिक्स में कहीं पर भी क्या नहीं है, मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये पेड़ की जड़ है, ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, ये जाता है और क्या बनता है आपका हाइड्रोपोनिक्स खेती इसको कहा जाता है। ये जो खेती है कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इसी की तरह जो दूसरी खेती है वो एरोपोनिक सिस्टम है। आप ये देखो इस तरह की ये किचन गार्डन जैसे आपको इमेजेस नजर आते हैं काफी सारे, ठीक है। सो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, वाटर तो रहता है ये सॉल्यूशन, लेकिन इस वाटर सॉल्यूशन को पंप के माध्यम से जड़ों पर फेंका जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है उसको कहां फेंकते हैं, आपके पेड़ पौधों की रूट्स में आपका फेंकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें कि एरोपोनिक्स में इस तरह से आपके पिलर या वर्टिकल फार्मिंग भी आपकी की जाती है, ठीक है, ठीक है। कैसे काम करता है, इन एरोपोनिक सिस्टम प्लांट रूट्स आर सस्पेंडेड इन अ डार्क एनक्लोज्ड चैम्बर, a nutrient solution is pumped through the chamber and sprayed onto the roots as fine mist। तो जो प्लांट्स हैं उनको एक गमले में रखा जाता है और उसके नीचे क्या होता है, एक वाटर का टैंक होता है, गमले में पाइप आपकी लगी रहती है जिससे क्या होता है, आपका वाटर शूट किया जाता है मिस्ट के रूप में, और जो आपकी पौधों की जड़ें हैं वो इसी मिस्ट को लेकर क्या बन जाती है, आपके प्रोड्यूस पैदा करती हैं। इसको एरोपोनिक्स आपका कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स के एरोपोनिक्स के, भाई वाटर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी आपकी रहती है और बेफिजूल की जो आपकी जगह है मिट्टी वगैरह उससे आप बच जाते हो,
ठीक है। तो ये सॉइललेस गार्डनिंग है, टेक्निक है, वेयर प्लांट्स आर ग्रोन विद इन देयर रूट्स सस्पेंडेड इन द एयर एंड periodically misted with a nutrient rich solution. This method eliminates the need for soil and provides efficient delivery of water and nutrients directly to the root. ठीक है। तो ये जो आपका सिस्टम है, इसके तहत हमें जरूरत नहीं पड़ती, किसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपके सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती, और हम न्यूट्रिशन ऐसे ही आपके पौधों तक पहुंचा सकते हैं इफेक्टिवली। उसका अगला जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जहां पर हम हर चीज ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, हम ऑर्गेनिक बीज का इस्तेमाल करेंगे, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का आपका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो प्रोड्यूस पैदा होगा उसको ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूस कहा जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या क्या हैं? ये सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करता है, करेगा ही, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर्स में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स आपके होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है अगर आप ज्यादा उनको यूज करते हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। मिनिमाइज सॉइल इरोजन को कम करता है। मेंटेन वाटर क्वांटिटी, ये वाटर क्वांटिटी को मेंटेन करके रखता है। इंप्रूव फूड्स न्यूट्रिशन कंटेंट, जो फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको बनाकर रखता है। इसके साथ साथ डिक्रीजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय एलिमिनेटिंग टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है, इसके साथ वो क्या करता है, आपके जो टॉक्सिक केमिकल्स है उसको वायुमंडल में, एनवायरमेंट में रिलीज होने से भी क्या करता है, आपका रोकता है। तो ये था आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। चैलेंजेस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, है ना? इंडियन एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। अब देखो, अगर हम नई टेक्निक्स का यूज नहीं करेंगे, अगर हम अपने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड नहीं करेंगे, अपने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नए हाइब्रिड क्वालिटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, और उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं या एग्रीकल्चर पर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा आपका हो रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर का प्रेशर आपने कम करना है, या पॉपुलेशन का प्रेशर एग्रीकल्चर पे कम करना है, तो ये जरूरी है कि क्या बढ़ाया जाए, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। ठीक है, उसका देखो हाई कॉस्ट ऑफ फार्म इनपुट्स। तो भले हम ये कह दें कि नया फर्टिलाइजर लेकर आओ, नए इंसेक्टिसाइड लेकर आओ, नए हाई एलडी वैरायटी ऑफ सीड लेकर आओ, लेकिन इससे क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। और हमारे किसान जो है वो अभी इतने ज्यादा अमीर नहीं है, अभी उनको सरकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी कुछ साल तक। कुछ साल जो है सरकार उनको हेल्प करेगी, तो ही वो इस नई सिस्टम को अपना सकेंगे, अदरवाइज वो अपने पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम पर चलते रहेंगे, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। उसका जो सॉइल एग्जॉशन, तो आप देखें एक समय के बाद सॉइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स खोने लगती है, और भारत में बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है। जैसे आप देखो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेंड है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर क्रॉप्स ही बोई जाती है। नॉर्थ इंडिया में बासमती राइस का ट्रेंड है, और बासमती राइस या राइस प्लांटेशन काफी मात्रा में इरिगेशन आपका मांगता है। जब आप ज्यादा इरिगेशन आपका कर लेते हो तो सॉइल जो है ना वो अल्कलाइन बन जाती है, उसमें सॉल्ट का परसेंटेज क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ऐसे एरियाज में सॉइल एग्जॉशन होने लगा है, यानी कि सॉइल धीरे धीरे अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसकी घटती जा रही है। ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन आपका हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है लगातार आपका घट रहा है, क्योंकि ज्यादा इरिगेशन आपका हो रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो भारत में जो सीजन्स हैं वो लगातार आपके बदलते रहते हैं, और सीजन के अकॉर्डिंगली ही भारत में क्या होती है, आपकी खेती होती है। लेकिन हम ये देखें कि जब से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्लाइमेट पर पड़ने लगा है, हमारे जो सीजन है उनका टाइम भी शिफ्ट हो रहा है। बारिशें काफी लंबी हो रही हैं, देर से शुरू हो रही हैं, गर्मी जल्दी आ जा रही है, सर्दी जल्दी खत्म हो जा रही है। इसकी वजह से जो क्रॉप साइकिल है वो भी क्या होता है, आपका इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में फार्मर सुसाइड्स भी काफी होते हैं। हालांकि कुछ सालों से फार्मर सुसाइड्स में आपकी कमी तो आपकी आई है, लेकिन अभी भी फार्मर क्या करता है, आपके सुसाइड करते हैं। ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशन या ग्लोबल वार्मिंग जैसी कारणों से उसका जो रॉक साइकिल आपका, या सॉरी जो क्रॉप साइकिल आपका खराब होता है, उससे उसकी कल्टीवेशन पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बाढ़, सूखा जैसी आपकी नेचुरल क्लैमिटीज भी उसकी क्रॉप को खराब कर देती है।
इस वजह से किसान जो है अलग अलग जगहों से लोन लेते हैं, फिर लोन को नहीं भर पाते हैं किसान टाइम से, ये उनके ऊपर एक प्रेशर आपका बना रहता है और एक सुसाइडल टेंडेंसी का फॉर्मेशन कर देता है किसानों के अंदर। वे सोचे जरा कि आप पूरे दिन इतनी मेहनत करो और पूरे दिन मेहनत करने के बाद कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आपकी पूरी मेहनत खराब कर दे। आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना फ्यूचर इन्वेस्ट किया है आपने उसमें कि इस साल के बाद क्रॉप हो गया, इस इतने महीनों के बाद क्रॉप होगी तो वो क्रॉप में इस्तेमाल करूंगा, इस तरह उसका इस्तेमाल करूंगा, तो काफी कुछ इन्वेस्ट आपका रहता है उसमें, और एकदम से आप वो सब खो दें किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, तो सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है किसानों के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो क्या करते हैं, आपके सुसाइड करते हैं। तो बच्चों, ये आपका टॉपिक था इंडियन एग्रीकल्चर का। इस इंडियन एग्रीकल्चर में हमने किन किन एस्पेक्ट्स को पढ़ा है, एक बार मैं उसको आपको डिटेल से समझाता हुआ चलता हूं। हमने इसमें पढ़ा कि इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या क्या है। फिर हमने पढ़ा कि भारत में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। हमने कुछ पुराने कुछ नए दोनों को पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडियन एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या है, कि भारत की जो कृषि है उसके सामने चैलेंजेस क्या है और किस तरह हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सो बच्चों, दिस वाज द लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। थैंक यू एवरीवन।